नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर लोको पायलट प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि ये एसके झा सर के द्वारा निकाला गया है। 35 सेट का जो लेटेस्ट वाला 1 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ है यह प्रैक्टिस सेट, तो हम उसके मैथ के सेक्शन को सॉल्व करेंगे स्मार्ट अप्रोच के द्वारा, जैसा कि हम एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कर पाएँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं हम। किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। वह संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। संख्या दो संख्या हो गया, एक संख्या p हो गया, दूसरी संख्या q हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या का 15%, पहली संख्या का क्या कह रहा है देख लीजिएगा सामने। पहली संख्या का 15%, 15% दूसरी संख्या के 30% में अगर जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त संख्या होता है वह दोनों संख्याओं के योग का 24% के बराबर होता है। 24% के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। परसेंटेज इसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो दोनों तरफ से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15p प्लस 30q इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम 3 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 3 से काटेंगे तो यह 5 बार में कटेगा, और यहाँ पे 3 से 10 बार में कटेगा, और 3 से यह 8 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5p प्लस 10q इज इक्वल टू, यहाँ 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8p प्लस 8q। ठीक है, तो अब p और q को एक साइड में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 5p है और यहाँ 8p है, तो 5 को अगर इधर ले आते हैं तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10p है और यहाँ पे 10p है और यहाँ पे 8q है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा। तो यहाँ से p से q का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास, p से q का रेशियो मेरे पास आ जाएगा 2:3। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1 है, लेकिन क्वेश्चन में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे कितना कह रहा है, मतलब कि छोटी संख्या है जो बड़ी संख्या से 4 यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार 1 का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, 1 का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या क्या होगा, तो 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पहली संख्या 4 दूनी 8 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। मतलब संख्या बराबर हो गया 8 और 12। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, 8 और 12 ऑप्शन मेरा ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो का सॉल्यूशन अगर स्लो लगे तो आप इसको स्पीड करके देख सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका एक मूल दिया है, एक मूल है कितना x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मेथड होता है, एक मूल जो दिया है, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मूल होता है उस मूल को अगर इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं तो वह 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर 2 पुट करेंगे तो k का मान यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण दिया है x² माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 दूनी
12 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 में अगर 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को अगर इधर भेजेंगे तो के बराबर 8 आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, के का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, 8 आया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब इसका फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो साइन दिया रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस पर वर्क होता है, इस पे वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, मतलब जोड़ के 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो वह दो संख्या का क्या ग्रुप होगा, तो संख्या का ग्रुप हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखिएगा, अगर यहाँ पे साइन अगर माइनस हो और यहाँ पे अगर प्लस हो, ठीक है, तो जो भी x का वैल्यू आता है दोनों पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया, डायरेक्ट आप यहाँ से याद कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 और 2। तो x बराबर तो 1 2 दिया ही था और दूसरा मूल कितना हो जाएगा, तो x बराबर 4, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस इंटू 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल अगर हम कहें कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है। साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साइन के साइन रहेगा और यह कॉस जो है साइन में बदल जाएगा। तो एक साइन यहाँ है और एक यहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा है और ये भी कॉस में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला होता है, आप ट्रिगो में पढ़े होइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 14 में दिया है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी और सी 30 दिनों में कर सकता है, जबकि सी और ए 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ए प्लस बी 20 दिन में कर रहा है और बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, बी प्लस सी यहाँ पे 30 दिन में, और सी प्लस ए यहाँ पे कितना दिन में ख़त्म करेगा, 24 दिन में। 20, 30 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। तो यहाँ पे इसका इफिशियंसी निकालते हैं, तो 120 में जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है, जब 120 को 30 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 24 पंचे 120 यानी कि 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 गो ए है, ए
बी, बी, सी और सी। तो यहाँ से अगर हम दो कॉमन ले लें तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कितना आया है 6, 4 और 5, 6, 4, 10, 5, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी किस प्रकार निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बी और सी अलग अलग कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम अलग अलग पहले इफिशियंसी इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, तो अगर बी का निकालना होगा तो हमको ए प्लस सी का घटा देंगे इसमें से। तो बी का आ जाएगा 15/2, मतलब ये तीनों में से ए प्लस सी का घटा देते हैं। ए प्लस सी का कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 15 हो गया, यहाँ माइनस 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा इफ़िशियंसी 5/2। ठीक है, तो इसी प्रकार सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी का हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको याद रखिएगा आप, बी का इफ़िशियंसी कितना है 5/2 आया है। तो बी कितना दिन में करेगा काम को, 120 यूनिट टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क में इफ़िशियंसी से डिवाइड करेंगे तो डेज निकल कर आ जाएगा कितना दिन में समाप्त करेगा। तो 5 और बट्टा में 2 है तो ऊपर चल जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 24 मरतबे जाएगा 120, और 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो मतलब बी 48 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। अब सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पे सी का वैल्यू निकालते हैं तो सी का इफ़िशियंसी किस प्रकार आएगा, सी बराबर 15/2 माइनस ए का इफ़िशियंसी कितना है, सॉरी ए प्लस बी का यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 आया है, तो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से सी का इफ़िशियंसी 6 दूनी 12, 15 में से 12 जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो सी कितना दिन में कार्य को करेगा, 120/3 गुना 2 हो जाएगा, 3 से 40 बार में जाएगा और 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी 48 दिन में कर रहा है और सी 80 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन, ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दिया। यदि उसे 49 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 22% का लाभ प्राप्त होता। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसके यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सीपी, एमपी और एसपी इस प्रकार लिखेंगे रेशियो। ठीक है, यहाँ एमपी की आवश्यकता इसे नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे आइए हम सीपी कितना है, सीपी हमेशा मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 होता है। ठीक है, उसने 13% की हानि पर बेचा है, 13% की हानि पर, तो कितना हो जाएगा, 100 में 13 के घटाएंगे तो 87 रुपया हो जाएगा। यदि यह 49 रुपया एक्स्ट्रा लिया होता तो कितना प्रॉफिट होता, इसको 22% का प्रॉफिट होता, मतलब कि यहाँ पे 122 यूनिट आता। तो इस दोनों का अंतर कितना है, 13 और 22, 13 और 22 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 यूनिट का वैल्यू ही हमारे पास दिया गया है 49। तो यहाँ से अगर हम 7 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 7 × 35, 7 × 7 = 49। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ निकाल लेते हैं 100 यूनिट के वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, 20 × 5 = 100 माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, तो यह मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। ठीक है,
अब पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा 30% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा SP मतलब सेलिंग प्राइस 14 गुना 13, 13 चौका 52, हाथ में 5, 13 5 18, मतलब 182 रुपया इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 रुपये प्रति केजी वाले 6 केजी चावल की एक अन्य किस्म के 3 केजी चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपये प्रति केजी के मिश्रण तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अन्य पर जो 3 केजी चावल मिला है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस पे जब भी इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, जब भी प्राइस पे एलिगेशन लगाते हैं तो वह गेट का रेशियो निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2, पहले टाइप के चावल कितना है, 48 रुपये केजी वाला है, 48 रुपये केजी, और दूसरा का पता नहीं। पहला का वेट कितना है 6 केजी, और दूसरा का कितना है 3 केजी। ठीक है, और इस मिश्रण को कितना में बेचा जाता है, 60 रुपये बेचा जाता है। तो यहाँ पे एलिगेशन से निकालते हैं वैल्यू, 60 है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। अगर 60 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 का वैल्यू कितना है, 3 मतलब 4 गुना है। ठीक है, तो 6 का 4 गुना कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो अगर 60 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसी का कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल के आ जाएगा 84 रुपये केजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, 4 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजती है, तो दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 के बीच मतलब 50 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। यदि इसमें 12 बजे जो बज रही है घंटी उसको छोड़ देते हैं और 50वां मिनट पे जो बचेगा यानी कि बजने वाला है उसको ऐड कर लेते हैं, तो टोटल कितनी बार बजेगा। ठीक है, तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे सेकेंड्स जो दिया है उसका हम एलसीएम लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम हो जाएगा, आपको बेसिक से निकाल सकते हैं। 2 से यहाँ पे करेंगे 1, 2, 3 और 4 जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लग जाएगा यहाँ पे 1, 1, 3 और 2, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो एलसीएम निकल के आ गया 24। ठीक है, मतलब 24 सेकेंड में एक साथ चारों घंटियाँ बजेगी। ठीक है, तो टोटल 50 मिनट में कितना बार बजेगी, तो टोटल कितना बार बजेगा 50 मिनट हो गया। इसको सेकेंड्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और कितना बार बजेगा इसको निकालने के लिए 24 से हम डिवीज़न करेंगे। तो काटेंगे 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 से जाएगा 25 और 25 पंचे 125, मतलब 125 बार बजेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 10,000 की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 11,025 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की गणना कीजिए। तो इसका शॉर्टकट मेथड होता है रेट निकालने के लिए, रेट परसेंटेज निकालने के लिए इसका एकदम आसान मेथड होता है।
रेट परसेंटेज निकालने के लिए कितना दिया है 10 सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं 11,025 बट्टा 10,000। ठीक है, इसको अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, फिर यहाँ पे 10 बच जाएगा 25 चौका 100, यहाँ पे 2 बच जाएगा 25 से कम 25 हो जाएगा, नीचे 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ पे रेट परसेंटेज क्या होगा, मतलब 2 वर्ष में कह रहा है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर 3 वर्ष कहेगा तो क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, तो 441 बट्टा 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 441 का 21 हो जाएगा और 400 का 20 हो जाएगा, तो मतलब 20 रुपया पर 1 रुपया मिल रहा है। तो रेट परसेंटेज निकालने के लिए 20 रुपया पर 1 रुपया मिल रहा है इंटू 100% हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5% ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कितना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, यदि ए किसी कार्य के 33 से ही 1/3% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 1/4 को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, बी और सी एक एक दिन छोड़ छोड़ कर सहायता करता है, जिसमें पहले बी ए की सहायता करता है, तो बताइए कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए हम सॉल्व करते हैं। 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है, मतलब 1/3 हिस्सा कार्य 10 दिन में करता है, तो 1 यूनिट कितना होगा। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान में रखिएगा, इसका फ्रैक्शन जो होता है इसके डेज में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका टोटल निकल के आ जाएगा कि वह अकेले कितने दिन में पूरा कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे आते हैं हम, ये कितना करेगा 1/3 यूनिट कार्य को 10 दिन में करेगा, मतलब ए अकेले कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और बी 1/4 भाग को कितना दिन में करता है 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो बी अकेले सेम कार्य को कितने दिनों में करेगा 30 चौका 120 दिन में करेगा। ठीक है, और ए बी और सी मिलकर इसको 12 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उसको 12 दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, 30 120 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे। तो इसको बढ़िया तरीक़ा से यहाँ पे लिख लेते हैं, ए 30 दिन में करेगा, बी 120 दिन में करेगा और तीनों मिलकर ए बी और सी 12 दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। तो 120 में अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मरतबे जाएगा 4 मरतबे, यहाँ पर 1 मरतबे, यहाँ पे 10 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो 4 और 1 5 हो गया और तीनों का एफिशिएंसी 10 है, तो मतलब यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना है 5 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य किस प्रकार कर रहा है, पहले ए और बी करेगा, फिर ए और सी करेगा, फिर ए और बी करेगा, फिर ए और सी करेगा, इस प्रकार से काम हो रहा है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 1 है और बी का एफिशिएंसी 4 है, मतलब पहला दिन में 5 यूनिट कार्य होता है और दूसरा दिन में कितना होगा ए और सी करेगा तो 9 यूनिट होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं कि
2 दिन में 9 5 14 14 यूनिट कार्य होगा 2 दिनों में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए जो पहला दिन साथ में कार्य करेगा उसको हम माइनस कर लेते हैं टोटल वर्क में से। तो पहला दिन कितना हो रहा है 5 यूनिट, तो इसमें से हम कितना 5 यूनिट कम कर देंगे ए और बी, तो कितना हो जाएगा 115। तो यहाँ पे 14 7 98 14 8 112, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16 दिन में 112 यूनिट कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो 17वां दिन में ए प्लस बी 5 यूनिट और करेगा, तो 5 यूनिट और करेगा तो कितना हो जाएगा 112 और 5 कितना हो जाएगा 117 यूनिट हो गया। ठीक है, अब बच गया 3 यूनिट काम। तो ए और सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर सकता है, ए और सी एक दिन में आपको कार्य करेगा, ए और सी एक दिन में कार्य करेगा कितना 9 यूनिट, तो हमको करवाना है 3 यूनिट ही, तो 1/3 डेज हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 17 से ही 1/3 डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, इसको आप थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, हरि के वेतन में से 15% घर के किराए पर कटौती कर दी जाती है और शेष राशि का 20% बच्चों के एजुकेशन पर खर्च की जाती है और शेष का 10% मेडिकल मतलब चिकित्सा पर खर्च की जाती है और अंत में उसके पास 42,540 रुपया शेष बच जाती है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा 42,840 रुपया होगा। 42,840 रुपया होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल इनकम कितना है 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया में से 15%, 100 का 15% कितना होता है 15 ही होगा, तो घर किराया पर चल जाता है और शेष कितना बचा हमारे पास 85 रुपया। ठीक है, तो 85 रुपया में से 20% बच्चों के एजुकेशन पर चल जाता है, 20% मतलब 1/5, तो 17 रुपया एजुकेशन पर चल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा 15 गो 17 गो 32 गो हो जाएगा, तो शेष कितना बच रहा है 68 रुपया बच रहा है। 68 रुपया में 10% मेडिकल पर चल जाता है, 10% 1/10 मतलब 6.8 एजुकेशन पे खर्च हो जाता है, तो शेष कितना बचेगा 68 में से 6.8 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 61.2 बचेगा। ठीक है, अब इसी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 42,884, 42,884, तो इसको अगर यहाँ पे आप काटिएगा तो कितना मरतबे जाएगा 7 मरतबे कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और 612 से 4284 7 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 700, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा 700 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 70,000 रुपया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक चोर दोपहर 1:30 मतलब 1:30 पर कार चुराता है और कार चलाते हुए भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो जो कार के ऑनर है उसको 2 बजे पता चलता है, तो तुरंत दूसरे गाड़ी लेकर के उसको पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब यह पता चला कितना बजे 2 बजे और भागा कितना 1:30 बजे, मतलब 30 मिनट तक गाड़ी चल चुका है। तो 1 घंटा में चोरी की गई गाड़ी कितना चलता है
60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना चलेगा 30 किलोमीटर। तो इसका रिलेटिव स्पीड होता है टाइम जो जिस समय पकड़ा जाएगा चोर, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस का गैप होता है, तो यहाँ पे कितना है 30 बटा दोनों के रिलेटिव स्पीड का अंतर। तो कार ओनर का स्पीड कितना है 75 और चोर का 60, मतलब 15 किलोमीटर अधिक है किसका ओनर का, तो यहाँ से 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 दूनी 30, मतलब 2 घंटे के बाद चोर को पकड़ लेगा कार ओनर। ठीक है, तो यहाँ 2 बजे तक कार ओनर उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया, अब पकड़ा गया कै बजे 4 बजे, तो वही आंसर हो जाएगा 4 बजे पकड़ा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। जब भी यह वैल्यू कहीं देखने को मिल जाए तो आप याद रखिएगा यहाँ पे x के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है, या इसी को आप कह सकते हैं कि x के पावर 6 के जगह -1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे x के पावर 18 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम x के पावर 12 कॉमन ले लेते हैं, x के पावर 12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 6 प्लस 1, और इसमें से अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो x के पावर 6 प्लस 1। तो हम पीछे सीखे हुए हैं x के पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने 76,000 एक व्यवसाय में निवेश किया और कुछ महीने के बाद बी ने भी 57,000 निवेश करके शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद कुल लाभ को दोनों भागीदारों के बीच 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया। तद अनुसार उसके लाभ को उनके पूंजी के हिस्से के आधार पर बांटा गया है। तो बी व्यवसाय में कितने महीने के बाद शामिल हुआ था। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है, पहला एक कितना इन्वेस्ट कर रहा है 76,000 रुपया, 76,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरा कितना इन्वेस्ट कर रहा है 57,000। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 19 चौका 76 और 19 दिया 57, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया मेरे पास, और प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर समय का रेशियो किस प्रकार निकलेगा, अगर प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा, तो 2:1 अपॉन 4:3 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6:4 हो जाएगा। तो यह टाइम का रेशियो निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ 6 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8। तो आप यहाँ पे यह नोटिस किए कि यह ए जो है 12 मंथ और बी जो है 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। तो बी कितने महीने के बाद इन्वेस्ट कर रहा है, तो 4 महीने के बाद। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 50। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल अल्फ़ा और बीटा है तो वह कौन सा समीकरण है जिसका मूल एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसको पहले अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, मतलब शून्यक इसका जोड़ने पर 5 लेकिन गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो 3 और 2 होगा। और यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे अगर माइनस और यहाँ पे प्लस होगा तो दोनों शून्यकों का जो साइन होगा वह पॉजिटिव ही होगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2। तो पहला को आप अल्फ़ा कह सकते हैं, दूसरे को बीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है जिसका शून्यक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो यहाँ पे इक्वेशन निकालने का तरीका होता है, पहले अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13x प्लस 9 चौका 36। तो यह हमारा इक्वेशन निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। उस घोल से 9 लीटर का मिश्रण निकालने के बाद उतने ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो गया। तो आरंभ में दूध की मात्रा क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 7:5 है, 7:5 है। तो इसमें से 9 लीटर हम मिश्रण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रण जब भी निकालेंगे तो उसके बाद में भी उसमें रेशियो का बदलाव नहीं होता है जब तक कि अलग से या तो दूध या तो पानी नहीं मिलाए। तो यहाँ पर भी 7:5 का ही रेशियो में होगा और इसमें 9 लीटर पानी मिला देता है, 9 लीटर पानी मिला देता है जो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो यहाँ पे तो मिल्क नहीं मिलाया है तो मिल्क का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ 7 यूनिट है तो यहाँ पर भी 7 आना चाहिए। तो इसके लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7:7 हो जाएगा। तो अब 5 से 7 कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। तो इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9 है। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं मिल्क का इनिशियल वैल्यू। तो सबसे पहले जो पहले निकाले हैं मिक्सचर, पहले वहाँ पे जाते हैं। तो इसमें 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.5 से तो कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 में तो 31.5 हो जाएगा।
H2 45 में अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 50 25.2 5 का 20 2 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 9 लीटर का मिक्सचर जो निकाले हैं पहले, 9 लीटर का जो मिक्सचर निकाले हैं उसमें दूध की मात्रा कितना है 7/12, तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 3 चौका 12 7 तिरका 21/4 हो जाएगा 21/4। तो मिल्क का इनिशियल वैल्यू आ जाएगा 31.5 प्लस 21/4। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 31 को सिंप्लीफाई करके अगर 63/2 प्लस यहाँ पे 21/4 हो जाएगा, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 मतलब हो जाएगा 13 126 हो जाएगा, प्लस 4 से 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल जोड़ने पर 6 1 7 2 दूनी 4 और 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 2 4 6 24 3/4, मतलब 36 से ही 3/4 हो जाएगा इतना लीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिनका HCF 23 है। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस एलसीएम 23 होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान मेथड होता है कि 23 का मल्टीपल हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 चौका 92, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 आ गया। तो अगर फिर इसको 4 से लगाना चाहें तो 23 चौका 92 हो जाएगा, मतलब 12 की कमी है। तो यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल करके आ गया 1012। अब 3 अंकों की संख्या को चेक कर लेते हैं, 23 से डिवाइड करके 23 चौका 92, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 23 दिया 69 हो जाएगा 0 1, मतलब 10 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम इसमें से अगर 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 9, मतलब 989 हो जाएगा। तो इसी दोनों संख्या का हमारे पास सम पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 9 और 2 11 के 1 हाथ में 1 1 और 8 9 और हाथ में 1 10 के 0 हाथ में 1 9 और 9 और यहाँ पे 0, मतलब 9 और हाथ में के 1 बचा है, तो 10 के 0 हाथ में 1 बच गया और 1 और 1 कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो गया 2001। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है, एक पेड़ के शीर्ष का भूमि पर स्थित उस बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है जो पेड़ के तल से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। जब पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि होती है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है, पेड़ की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे पहले कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है, 30 डिग्री। अब मान गए कि यह वाला जो हाइट दिख रहा है आपको, ये वाला हाइट वो बढ़ गया है, ठीक है, जिसके वजह से इसका उन्नयन कोण जो है बढ़ के 60 हो गया है। तो यह टोटल एंगल हो जाएगा अब 60, ठीक है। तो यह एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं। यहाँ पे ए वाला एंगल कितना है, ए वाला एंगल, यहाँ पे ए वाला जो देखिए कलर कर रहे हैं 30 हो गया। अगर यह पूरा 60 है तो इसका रेशियो ले लेते हैं। 30 के सामने अगर हम रूट अंडर 3 ले लेते हैं तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 30 के सामने अगर 1 होगा तो 60 के सामने √3 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इसी प्रकार छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ 30 है और यहाँ पे 60 है। तो 60 के सामने अगर √3 है, 30 के सामने क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यह जो बढ़ा हुआ ट्रायंगल इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल 3 है और 1 कम करेंगे, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। और हमारे पास इस 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, 300 मीटर। 300 मीटर तक तो √3 से 3 कितना मरतबा जाएगा, 1 का वैल्यू आ गया 100 √3। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है। तो अगर 200 का मल्टीप्लाई 1.73 में कर दें तो 2 दशमलव के बाद अंक है तो 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 173 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 2 और 1 3, 346 मीटर की वृद्धि हुई है पेड़ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहता है, पाइप ए और बी 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 8 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो कितने घंटे बाद टैंक का शेष भाग भर जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसमें जो भरने वाला टैंक होता है उसको हम प्लस से साइन करते हैं। तो ए जो है भरने वाला टैंक है, बी भी भरने वाला टैंक है और सी खाली करने वाला टैंक है। तो ए कितना देर में भर रहा है, 16 और बी 24, 16, 24 और 40 में खाली कर देता है। 16, 24 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 240, ठीक है। तो यहाँ से 16 से कटेगा 15 बार में, ठीक है, और 24 से कटेगा 10 बार में, और 40 से कटेगा 0 से 0 और 4 छक 24, तो यहाँ पे 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो तीनों को अगर एक साथ स्टार्ट किया जाए तो मतलब ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी खाली कर रहा था। ए 15 यूनिट भरेगा और बी 10 यूनिट भरेगा और सी 6 यूनिट खाली करेगा। तो तीनों एक साथ करेगा तो कितना यूनिट पानी भराएगा, तो 15, 10, 25 और 25 में से 6 जाएगा तो 19 यूनिट। तो 1 घंटा में 19 यूनिट फिल करते हैं पानी को, ठीक है। और 8 घंटा तक चलता है। तो 19 8 कितना होता है, 152 यूनिट जो पानी है भर गया है टंकी में। तो खाली अभी कितना रह गया, तो 240 में से 152 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा, मतलब 88 यूनिट अभी भरना है। और बी प्लस सी को भरना है। तो बी 10 यूनिट भरेगा और सी 6 यूनिट खाली कर देगा। तो टोटल कितना भराएगा, 4 यूनिट। तो 88 में अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
22 मरतबे कटेगा, तो 22 घंटा में शेष टंकी फिल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हिस्टोग्राम से है, बार ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो आइए हम इसको भी सीखते हैं। निम्न हिस्टोग्राम एक विशेष दिन पर एक विद्यालय के कक्षा 10 के छात्रों का वजन दर्शाता है। कक्षा 10 में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 200 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, 55 केजी से कम छात्रों की संख्या 55 से 65 केजी के छात्रों वाले संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 55 से कम कितना है, 55 से कम 30, 45 और 20 हो गया। तो 30, 20, 50, 50 गो और 45 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और 55 और 65 के बीच में कितना है, 55 और 65 के बीच में तो 60 और 40, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यह कितना कम है, टोटल 5/100 इंटू 100, मतलब टोटल आ गया 5% कम है। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 के अनुपात में और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पे ले लेते हैं। ए हो गया और बी हो गया। तो 8 वर्ष पहले यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हैं, प्रेजेंट, और यहाँ से 8 वर्ष पहले कह रहा है। 8 वर्ष पहले यह अनुपात कितना है, 2:3 है, 2:3 है। और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, मतलब 4 वर्ष पहले 5 से 7 है, 5 से 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों के एज डिफरेंस हम इक्वल कर लेते हैं। एज डिफरेंस ए वाला होता है। एज डिफरेंस यहाँ 1 है, 2 से 3 और 5 से 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 5 से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एज डिफरेंस इक्वल हो गया। तो कितना है, 6 से 7 और 4 से 5, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले कह रहा है। तो -8 में से अगर -4 घटाएंगे तो 4 वर्ष पहले के कह रहा है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यूनिट का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो मतलब ये 4 वर्ष पहले की आयु है। तो वर्तमान आयु पहले निकालेंगे। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए ए और बी, ये 4 वर्ष पहले, तो इसमें 4 ऐड करेंगे, दोनों में 4 4 ऐड करेंगे तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 और 4 24। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऐड इसमें करेंगे 28 में, तो 28 4 32 हो जाएगा। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये तो प्रेजेंट का आ गया, तो 8 वर्ष बाद, तो 8 ऐड कर देते हैं। 24 8 कितना हो जाएगा, 32, और 32 को 8 को कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई इसको अगर कीजिएगा तो 8 से कटेगा, 8 चौका 32 और 8 पंचे 40, तो 4:5 के अनुपात में आंसर आएगा। तो 4:5 हमारे पास कितना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों, यह फर्स्ट वीडियो था, इसमें कुछ अगर एरर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि हम
साइंस का भी डिस्कशन करा सके। 500 कमेंट अगर आप कीजिएगा तो साइंस मैथ का तो हम करा ही रहे हैं, साइंस का भी डिस्कशन हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे करा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।